नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संडे स्पेशल का ये दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो संडे स्पेशल का जा चुका है और पिछले संडे स्पेशल के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में एक कहानी के बारे में बताया गया है। कहानी एक ऐसे बच्चे के मनोदशा की है जो खुद को हर जगह उपेक्षित महसूस करता है। कहानियाँ दर्शाती है कि एक बच्चा शहर में रहने के बारे में सोचकर कितना खुश हो जाता है, लेकिन बड़े शहरों की घुटन भरी जिंदगी और गांव की आज़ाद और खुले वातावरण की जिंदगी में बहुत अंतर होता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों में शैतानी करने वालों का मुखिया था। तो फटिक चक्रवर्ती नाम का एक लड़का है जो गांव में रहता है और वो गांव में शैतानी करने वाले लड़कों का मुखिया है। उसके दिमाग में एक नई शरारत घुस गई। नदी के कीचड़ वाले स्थान पर एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था जो किसी नाव के लिए मस्तूल के रूप में बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने यह निश्चय किया कि वे सब मिलकर जनशक्ति द्वारा उस लट्ठे को अपने स्थान से हटाने के लिए कार्य करेंगे और लुढ़का कर उसे दूर ले जाएंगे। उस लट्ठे का मालिक क्रोधित भी होगा और उसे आश्चर्य भी होगा और वे सब लोग उस खेल का आनंद लेंगे। प्रत्येक लड़के ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया और इसे सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया गया। लेकिन ठीक जिस समय यह आनंददायक खेल शुरू होने ही वाला था, वैसे ही फटिक का छोटा भाई माखन, फटिक का छोटा भाई एक है जिसका नाम माखन है, तो फटिक का छोटा भाई माखन आराम से घूमता हुआ आ गया और एक शब्द भी बोले बिना उन सबके सामने उसी लट्ठे पर बैठ गया। लड़के एक क्षण के लिए उलझन में पड़ गए। एक लड़के के द्वारा कुछ अधिक ही डरते हुए उसे धक्का दिया गया और उसे उठ जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह बिल्कुल निश्चिंत बना रहा। कौन निश्चिंत बना रहा? माखन निश्चिंत बना रहा। वह खेलों की निरर्थकता पर गंभीर चिंतन करता हुआ कोई छोटी उम्र के दार्शनिक के समान प्रतीत हो रहा था। फटिक अत्यधिक क्रोधावेशित हो गया। वह चिल्लाकर बोला, माखन, यदि तुम इसी समय नहीं उतरे तो मैं तुम्हें डंडे से पीट दूंगा। अब यदि फटिक को आम लोगों के सामने अपनी आलीशान प्रतिष्ठा को बनाए रखना है तो यह स्पष्ट था कि उसे अपनी धमकी पर कार्य करना चाहिए, परंतु इस संकट काल में उसका साहस फेल हो गया। फिर भी उसके उपजाऊ दिमाग ने शीघ्रता के साथ एक नए उपाय को पकड़ लिया जिससे उसका भाई परेशान हो जाएगा। वह अपने अनुयायियों को कुछ अधिक मनोविनोद दे लेगा। उसने उस लट्ठे को और साथ में माखन को भी लुढ़काने का आदेश दिया। माखन ने वह आदेश सुना और उसने उस लट्ठे से चिपक कर बैठे रहने को अपने सम्मान की बात समझ ली। लड़के 1 2 3 चलो इस प्रकार से चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लट्ठे पर सांसें भरने लगे। चलो शब्द पर वह लट्ठा लुढ़क गया और उसी के साथ माखन के विचार, उसकी शान और उसका सब कुछ लुढ़क गया। सभी दूसरे लड़के आनंद से भरकर रूखे से स्वर में चिल्ला पड़े, लेकिन फटिक थोड़ा सा भयभीत हो गया। वह जानता था कि क्या होने वाला है और पर्याप्त रूप से निश्चित तौर पर माखन पृथ्वी माता से उठा और ऐसा तो होना ही था। वह तीव्र क्रोध से चिल्ला रहा था। वह फटिक पर झपट पड़ा और उसके चेहरे को खरोच डाला, उसको पीटा और उसमें लातें मारी और फिर वह रोता हुआ घर की ओर चला गया। फटिक ने अपना चेहरा पोंछ लिया और नदी के किनारे पर डूबी हुई एक बड़ी सी नाव के किनारे पर बैठ गया और घास के एक तिनके को चबाने लगा। एक नाव किनारे पर
आकर लगी और भूरे बालों वाले तथा घनी काली मूंछों वाले एक मध्यम अवस्था वाले व्यक्ति ने किनारे पर कदम रखे। उसने उस लड़के को वहां कुछ न करते हुए बैठा हुआ देखा और उससे पूछा कि चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फटिक घास चबाता ही रहा और बोला, उधर वहां पर। लेकिन उसने किधर की ओर इशारा किया था यह बताना बिल्कुल ही असंभव था। उस अजनबी ने उससे फिर दोबारा पूछा। वह नाव पर बैठा अपनी टांगों को आगे पीछे हिलाता रहा और बोला, जाओ पता लगाओ। और वह पहले की तरह घास को चबाता रहा। परंतु अब घर से एक नौकर आ गया था और उसने फटिक से कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। फटिक ने चलने से मना कर दिया, लेकिन इस अवसर पर वह नौकर मालिक बन गया था। उसने बुरी तरीके से फटिक को उठाया और उसे ले चला। वह अपने निर्बल भीषण क्रोध में लाते चला रहा था और संघर्ष कर रहा था। जब फटिक ने घर में प्रवेश किया तो उसकी माँ ने उसे देखा। वह क्रोध से चिल्लाई और बोली, तो तुम माखन को फिर से मार रहे थे? उसकी माँ चिल्लाई, झूठ मत बोलना, तुमने मारा है। फटिक अचानक से बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने नहीं मारा है, तुम माखन से ही पूछ लो। लेकिन माखन ने अपनी पिछली बात से ही चिपके रहना सबसे अच्छा समझा। वह बोला, हाँ माँ, फटिक ने मुझे मारा तो था। फटिक का धैर्य तो पहले ही समाप्त हो चुका था। वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। वह माखन पर झपटा और उस पर मुक्कों से प्रहार किया। यह लो, वह चिल्लाता हुआ बोला, झूठ बोलने के लिए यह लो और यह लो। एक ही क्षण में उसकी माँ ने माखन का पक्ष लिया और फटिक को खींचकर अलग किया और वह उसे अपने हाथों से पीट रही थी। जब फटिक ने उसे एक तरफ धक्का दिया तो वह चिल्लाती हुई बोली, क्या, अरे दुष्ट बच्चे, क्या तुम अपनी माँ को ही मारोगे? इसी नाजुक घड़ी पर ऐसा हुआ कि वह भूरे बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। उसने पूछा कि क्या मामला है। फटिक झेंप और शर्म से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे कदम हटाए और उस अजनबी की ओर देखा तो उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई थी और वह चिल्लाकर बोली, क्यों दादा, तुम कहाँ से आ रहे हो? जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा वैसे ही वह जमीन की ओर झुकी और उसके पैर छुए। उसके विवाह के शीघ्र पश्चात ही उसका भाई चला गया था और उसने मुंबई में व्यापार शुरू कर लिया था। जिस समय वह मुंबई में ही था उसी समय उसकी बहन के पति गुजर गए थे। बिशंबर अब वापस कोलकाता आ गया था और उसने तुरंत अपनी बहन के बारे में पूछताछ की थी। जैसे ही उसे पता लगा कि वह कहाँ है, वैसे ही जल्दी से वह उससे मिलने के लिए चल पड़ा था। अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। भाई ने दोनों लड़कों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी मांगी। उसे उसकी बहन के द्वारा यह बताया गया कि फटिक लगातार ही दुखदायी प्राणी हो गया है। वह आलसी है, कहना नहीं मानता है और असभ्य है। लेकिन माखन ऐसा अच्छा है जैसे सोना हो, ऐसा शांत है जैसे कोई भेड़ का बच्चा हो और पढ़ाई में भी बड़ी रुचि लेता है। बिशंबर ने दया भाव से अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने और कोलकाता में अपने बच्चों के साथ उसे पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जब फटिक ने यह सुना तो उसके आनंद की कोई सीमा ना रही और वह बोला, अरे हाँ मामा। एक प्रकार से उसने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वह भी यही चाहता है। फटिक से छुटकारा पाते हुए माँ को बड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके अंदर इस लड़के के प्रति एक पक्षपात पूर्ण विरोधी धारणा थी और दोनों भाइयों के बीच में कभी कोई प्रेम नहीं दिखाई पड़ता था। उस माँ को रोज यह डर लगा रहता था कि
वह या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा या फिर झगड़ते हुए उसका सिर फोड़ देगा या फिर उसके लिए और कोई ना कोई खतरा कर देगा। इसके साथ ही साथ फटिक की जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर वह कुछ थोड़ी सी दुखी भी हो रही थी। जैसे ही सारी व्यवस्था हो गई वैसे ही फटिक अपने मामा से हर क्षण पूछता रहता था कि हम लोग कब चल रहे हैं। वह उमंग से भरा हुआ पूरे दिन तैयार बना रहता था और रात में अधिकतर जगा हुआ ही पड़ा रहता था। उसने अपनी मछली पकड़ने की बंसी, अपनी बड़ी सी पतंग और अपनी कांच की गोलियां इस प्रस्थान के अवसर पर माखन को हमेशा के लिए दे दी। वास्तव में वह विदाई के समय पर माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित हो रही थी। जब वे कोलकाता पहुंचे तो फटिक का अपनी मामी के साथ पहली बार परिचय हुआ। वह अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से किसी भी प्रकार से खुश नहीं थी। इसे किसी और एक को भी लिए बिना ही अपने ही तीनों लड़कों की व्यवस्था बनाना बहुत ही पर्याप्त लगता था और 14 साल की उम्र के गांव के एक लड़के को अपने बीच में लाना बेहद रूप से अव्यवस्था फैलाने वाली बात थी। ऐसी नासमझदारी करने से पहले बिशंबर को वास्तव में 2 बार सोच लेना चाहिए था। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कौन सोच रहा है? ये फटीक की मामी है, वो ऐसा सोच रही हैं। मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया में 14 वर्ष की अवस्था के लड़के से बढ़कर और कोई दुखदाई प्राणी नहीं होता है। वह ना तो देखने में ही अच्छा लगने लायक होता है और ना ही किसी काम में आने लायक होता है। जिस प्रकार से किसी छोटे बच्चे से प्रेम किया जा सकता है उसी प्रकार से उस पर स्नेह की बौछार करना असंभव होता है और वह हमेशा ही बीच में अड़चन पैदा करने वाला हो जाता है। यदि वह बच्चों की तरह बोलने में तुतला जाता है तो उसे बच्चा कहकर झिड़का जाता है और अगर वह बड़ों की तरह कोई उत्तर देता है तो उसे असभ्य कहा जाता है। वास्तव में उसकी ओर से की गई कुल मिलाकर कोई भी बात बुरी लगने वाली हो जाती है और फिर वह ऐसी बढ़ती हुई अवस्था वाला होता है कि वह देखने में आकर्षक नहीं लगता है। उसका शरीर ऐसी अशोभनीय तेजी से बढ़ता है कि वह कपड़ों से बाहर झांकने लगता है। उसकी आवाज़ रूखी, टूटती हुई और कपकपाती हुई हो जाती है। उसका चेहरा अचानक ही नुकीला और देखने में अच्छा ना लगने वाला हो जाता है। प्रारंभिक बचपन की कमियों को क्षमा कर देना आसान होता है, लेकिन 14 वर्ष के लड़के में होने वाली स्वाभाविक छोटी सी भूल सहन किए जाने के लिए बड़ी कठिन हो जाती है। वह लड़का स्वयं भी कष्टपूर्ण भावना के साथ अपनी ऐसी जानकारियां रखता है। जब वह बड़ों के साथ बातें करता है तो वह या तो अनुचित रूप से बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है या फिर अनुचित रूप से ऐसा शर्मीला हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आती हुई प्रतीत होती है। फिर भी इस अवस्था पर कोई भी ऐसा छोटा लड़का अपने अंतर हृदय में अपने लिए मान्यता और प्रेम के लिए तरसने लगता है और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्पित गुलाम बन जाना चाहता है जो उसके लिए हमदर्दी के विचार दिखाता हो, परंतु खुले तौर पर उससे प्रेम करने का कोई साहस नहीं करता है, क्योंकि उसे अनुचित रूप से लिप्त समझा जाएगा और इसलिए उस लड़के के लिए उसे बुरा माना जाएगा। इसलिए उसे फटकारने या दुत्कारने का क्या परिणाम होता है, वह तो बहुत कुछ उस भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है जिसका मालिक कहीं खो जाता हो। 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका अपना घर ही उसके लिए स्वर्ग होता है। अपरिचित लोगों के साथ किसी अपरिचित मकान में रहना उसके लिए थोड़ी सी एक यातना है, जबकि स्त्रियों की दयालुतापूर्ण दृष्टि प्राप्त करना उसके लिए परम आनंद की पराकाष्ठा होती है और उनकी ओर से उसे अवहेलना तो कभी नहीं
मिलनी चाहिए। अपनी मामी के घर पर अनचाहा अतिथि बन जाना, उस उम्र दराज महिला के द्वारा तिरस्कृत या नफरत जो है किया जाना और प्रत्येक अवसर पर उसे झिड़का जाना, यह सब फटिक के लिए एक कठोर मानसिक वेदना की बात बन गई थी। अगर वह महिला उससे कभी कुछ अपने लिए करने के लिए कहती थी तो वह इतना अधिक प्रसन्न हो जाया करता था कि वह उस काम को आवश्यकता से भी अधिक करता था। और तब वह उससे कहा करती थी कि इतने भी ज़्यादा मूर्ख मत बनो और अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। मामी के घर के उपेक्षा के घुटन भरे वातावरण में फटिक को इतना अधिक दुखी कर दिया कि उसे सांस लेना भी कठिन महसूस हो रहा था। वह खुले देहात की ओर चले जाना चाहता था और वह स्वतंत्र रूप से सांस लेकर अपने फेफड़े को भरना चाहता था, लेकिन कहीं जाने के लिए ऐसा कोई खुला देहाती क्षेत्र नहीं था। चारों ओर से कलकत्ता के मकानों और दीवारों से घिरा हुआ वह दिन रात अपने गांव के घर के सपने देखा करता था और उसे वहां वापस जाने की तीव्र लालसा हो रही थी। उसे उस आनंद देने वाले आलीशान घास के चारागाहों की याद आ रही थी जहां वह पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। नदी का वह बड़ा सा किनारा जहां वह पूरे दिन गाना गाता और आनंद से शोरगुल करता हुआ घूमा करता था। वह सकरी सी नदी जहां किसी भी समय जब भी चाहे जा सकता था और डुबकी लगा सकता था और तैर भी सकता था। उसने अपने साथ के उन लड़कों के दल के बारे में भी सोचा जिनके ऊपर वह अपनी हुकूमत चलाया करता था, और इन सारी बातों से ऊपर उसने अपनी उस निष्ठुर माँ की भी याद आई जिसके अंदर उसके विरुद्ध एक द्वेष भावना थी। इन सारी स्मृतियों ने उसे दिन रात घेर लिया था। पशुओं की तरह का एक प्रकार का दैहिक प्रेम जिसे प्रेम किया जाता है, उसके सामने बने रहने की लालसा, ऐसे स्थान से अनुपस्थित बने रहने के दरम्यान एक अव्यक्त चिंता, अपने मन में माँ के प्रति एक शांत पुकार जैसा कि गोधूली के समय में एक प्यारे से बछड़े के अंदर होती है, ऐसा प्रेम जो लगभग एक पशु सहज स्वाभाविक प्रेरणा के समान ही था। ऐसी इन सारी भावनाओं से उस शर्मीले घबराहट से भरे हुए दुबले पतले देहाती ग्रामीण बदसूरत से दिखने वाले लड़के को आंदोलित कर रखा था। कोई भी इस बात को समझ नहीं सका, परंतु यह बेचैनी लगातार उसके मस्तिष्क को खाए जा रही थी। पूरे स्कूल में फटिक से बढ़कर पिछड़ा हुआ लड़का और कोई नहीं था। जब अध्यापक उससे कोई भी प्रश्न पूछ लेता था तब वह बोलने के लिए मुंह फाड़ता और चुप ही बना रहता था और अत्यधिक बोझ से लदे हुए गधे की तरह धैर्य के साथ मुक्को घूंसों के उन सारे प्रहारों के कष्टों को सहन करता था उसकी पीठ पर बरसते थे। जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर चले जाते थे तब वह चिंताओं से भरा हुआ खिड़की के सहारे खड़ा रहता था और दूर मकानों की छतों पर निगाह भर कर देखा करता था, और यदि संयोगवश किसी मकान की खुली छत पर वह खेलते हुए बच्चों की एक झलक पा लेता था तो उसका हृदय तीव्र लालसा के दर्द से कराह उठता था। एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया और मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? उसके मामा ने उत्तर दिया, जब तक छुट्टी आए तब तक प्रतीक्षा करो, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी तो प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा हुआ था। एक दिन फटिक की अपनी पाठ्य पुस्तक खो गई। पुस्तक की सहायता से भी उसे अपने पाठ को तैयार करना वास्तविक रूप से बड़ा कठिन लगता था। अब तो असंभव हो गया था। दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे डंडे से बेरहमी से पीटा करता था। उसकी दशा इतनी दीनहीन अवस्था में दयनीय हो गई थी कि उसके अपने ममेरे भाई भी उसे अपना कहने में शर्माते थे। अंत में वह अपनी मामी के पास गया और
उससे कहा कि उसकी किताब खो गई है। उसकी मामी ने घृणापूर्वक अपने होठों को दबाया और बोली, तू बहुत ही फूहड़ देहाती उज्जड लड़का है। अपने पूरे परिवार को साथ लिए हुए महीने में 5 बार नई किताबें खरीदने के लिए कहाँ से मैं पैसों का इंतजाम करके तुझे दूं। उस रात को स्कूल से वापस घर की ओर आते हुए रास्ते में फटिक को बड़े जोर का सिर दर्द हुआ और साथ में ही कपाहट दौड़ पड़ा। उसे ऐसा लगा कि उस पर मलेरिया बुखार का हमला होने जा रहा है। उसको एक बड़ा डर यह सता रहा था कि इस प्रकार से वह अपनी मामी को कष्ट पहुंचाने वाला प्राणी बन जाएगा। अगली सुबह फटिक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आस पड़ोस में की गई उसकी खोज बीन व्यर्थ सिद्ध हुई। पूरी रात जोरों की बरसात गिरती रही और जो लोग उस लड़के की तलाश में जुटे हुए थे वे अपनी त्वचा तक पूरे भीग गए। अंत में विशंभर ने पुलिस से सहायता मांगी। दिन के समाप्त होने पर एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। अभी भी बरसात हो रही थी और सड़कें पूरे तरीके से पानी से भरी हुई थी। 2 सिपाही अपने हाथों में फटिक को बाहर लाए और उसे विशंभर के सामने रख दिया। वह सिर से पांव तक भीगा हुआ था, पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो रही थी और उसके सभी अंग कांप रहे थे। विशंभर ने उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे भीतर के कक्षों में ले गया, अर्थात कमरों में ले गया, भीतर के कमरों में। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह बोली, इस लड़के ने हमें कितनी तकलीफ दे रखी है, अच्छा हो कि तुम इसे घर भेज दो। फटिक ने उसके इन शब्दों को सुना और जोर से सिसकते हुए बोला, मामा, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे फिर यहाँ खींच लाए। बुखार बहुत तेज चढ़ा और उस पूरी रात भर वह लड़का बेसुधी में पागलपन की हालत में था। विशंभर डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ने बुखार से लाल हुई अपनी आंखें खोल दी और छत की ओर देखा। फिर वह सूनेपन के भाव से बोला, क्या अब छुट्टी के दिन आ गए हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? विशंभर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और फटिक के दुबले पतले बुखार से जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और रात भर उसके पास बैठा रहा। वह लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। अंत में उसकी आवाज उत्तेजित हो गई। माँ, वह चिल्लाया, माँ, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन फटिक को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसने कमरे में अपनी आंखें घुमाई, जैसा कि मानो वह किसी के आने की आशा कर रहा हो। अंत में एक निराशा के भाव के साथ उसका सिर तकिया पर पीछे की ओर टिक गया। उसने गहरी सांसें लेते हुए अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। विशंभर उसके सोच विचारों को जानता था और अपने सिर को नीचे की ओर झुकाकर उसने धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहा, फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। दिन बीत गया। डॉक्टर ने परेशान आवाज में कहा, इस लड़के की हालत बहुत ही नाजुक है। फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस निशान तक 18 फुट हुआ, उस निशान तक 24 फुट हुआ, उस निशान तक। उसने नदी के स्टीमर पर लगे हुए साहुल के निशानों के बारे में नाविक को इस प्रकार आवाज लगाते हुए सुना था। अब वह स्वयं ही अथाह गहराई वाले समुद्र की गहराई नाप रहा था। बाद में उसी दिन फटिक की माँ आधी चक्रवात की तरह तेजी से कमरे में आई और इधर से उधर चक्कर लगाते हुए तथा कराहने लगी और फिर वह जोर की आवाज में रो पड़ी। विशंभर ने उनकी इस अशांति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बिस्तर पर धड़ाक से गिर पड़ी और रोई। फटिक, मेरे लाडले, मेरे प्यारे। फटिक की बेचैनी से भरी हुई हरकतें एक क्षण के लिए रुक गई। उसके हाथों ने ऊपर नीचे
फटकना बंद कर दिया। वह बोला, माँ। फिर दोबारा से चिल्ला पड़ी, फटिक मेरे प्यारे लाडले। फटिक ने बहुत धीमे से अपना सर घुमाया और किसी को देखे बिना ही बोला, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। अर्थात फटिक जो है अपनी माँ से मिल गया और इसके बाद फटिक जो है घर वापस पहुँच गया, अपने गांव के घर में वापस पहुँच गया। कहानी आपको यह शिक्षा देती है कि अपना घर किसी भी जगह पर दूसरों के साथ रहने से कहीं अत्यधिक अच्छा होता है और बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के पास, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास खुश रह सकता है। सभी माताओं को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को हमेशा, स्पेशली 18 साल तक लगभग, अपने ही संरक्षण में रखें और किसी के संरक्षण में आपके बच्चे की परवरिश, देखभाल उचित प्रकार से नहीं हो सकती है। तो बस इस वीडियो में मित्रों इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले संडे स्पेशल की वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय।